नमस्कार। अ, आज हम सब बातचीत करेंगे अपनी हिंदी कल, आज और कल विषय पर। अ, सबसे पहले मैं आदरणीय मीरा जौहरी जी, प्रणव जी और राजपाल एंड सन्स के लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आज इस विषय पर बातचीत का अवसर उपलब्ध कराया है उन्होंने। सामान्यतः हम लोग साहित्य के विषयों पर बातचीत करते रहते हैं और उसी पर बात खत्म हो जाती है। भाषा जो कि एक बहुत जरूरी चीज है, अगर भाषा न हो तो फिर साहित्य कैसे अस्तित्व में आएगा। भाषा पर हम लोग बातचीत करने से बचते हैं और कई बार जब भाषा पर बातचीत करते हैं तो वो एकेडमिक किस्म की हो जाती है, अकादमिक किस्म की हो जाती है। यह जो विषय भी है अपनी हिंदी कल, आज और कल, यह विषय भी इस तरह का है कि इसमें अकादमिक हो जाने का खतरा तो बना हुआ रहता है। कुछ ऐसी चीजें जरूर आएंगी जो थोड़ी थोड़ी लगेंगी कि ये एकेडमिक टाइप की हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आज की हमारी बातचीत न तो एकदम एकेडमिक हो जाए, न एकदम साहित्यिक हो जाए। हमारी बातचीत उस हिंदी पर केंद्रित रहे जो हिंदी, एक तरह से कहें कि हम सबकी भाषा है। वह हिंदी जिसके आग्रही महात्मा गांधी थे, वह हिंदी जिसके आग्रही वे सब लोग हैं जो हिंदी को प्रेम करते हैं, जिन्हें ये लगता है कि आ, हिंदी को उचित महत्व मिलना चाहिए, हिंदी की जो जगह है वह मिलनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि बातें। तो अगर इन सब बातों पर हम अपनी बातचीत को शुरू करें तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो ये है कि कितने तरह की हिंदी सामान्यतः आती है सामने। यदि आज आपसे मैं कहूं कि हिंदी, तो क्या सोचेंगे आप? कई तरह की हिंदी है। एक हिंदी है जो पाठ्यक्रमों की हिंदी है, स्कूल के पाठ्यक्रम की हिंदी। और फिर स्कूल पास करने के बाद जब आप विश्वविद्यालयी जीवन में देखते हैं, वहां की हिंदी, वहां भी दो तरह की हिंदी है। एक वह जो साहित्य के विभाग की हिंदी है, और एक वह जिनमें अन्य अनुशासनों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, यदि है तो। अधिकांश अध्ययन सामग्री उच्च शिक्षा की तो अंग्रेजी में ही उपलब्ध है, हिंदी में बहुत कम है। कुछ प्रदेशों में इस दिशा में कार्य हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, बिहार में हुआ, उपलब्ध है। लेकिन तो यह देखना होगा कि वो किस तरह की हिंदी, यानी कि पाठ्यक्रमों की हिंदी, उसमें भी साहित्य के पाठ्यक्रमों की हिंदी और साहित्येतर जो विषय हैं उनके पाठ्यक्रमों की हिंदी। तो एक तो ये कि पाठ्यक्रमों की हिंदी। दूसरा यह है कि उत्तर भारत की जनता की हिंदी, यानी कि वह हिंदी जिसे हम हिंदी बेल्ट कहते हैं अपनी सामान्य बातचीत में, कि यह हिंदी बेल्ट है। यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब जो हैं, पंजाब का कुछ हिस्सा, ये सब जो हिंदी प्रदेश का मामला बनता है। महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्से उसमें आते हैं। तो जो हिंदी प्रदेश जिसको आप कहते हैं, या हिंदी बेल्ट जिसको कहते हैं, उसकी हिंदी क्या है? क्या वो एक ढंग की हिंदी है? किस तरह की हिंदी है? या कैसी कैसी हिंदी है? कितने प्रकार की हिंदी है? ये एक चीज, ये भी हमारे जहन में होनी चाहिए, रखना चाहिए। तीसरी हिंदी जिस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, जो हमें जिसको मुंबईया हिंदी, या पहले बम्बईया हिंदी कहते थे, बम्बई की हिंदी, जिसे आप हिंदी सिनेमा में भी देखते हैं। हिंदी सिनेमा में दो तीन तरह की हिंदी है। एक वह जो हिंदुस्तानी जबान वाली हिंदी है, एक वह जिसमें उर्दू का आग्रह है, और एक वह जिसमें बाद की जो फिल्में हैं, आप देखेंगे कंपनी या इस तरह की जो फिल्में हैं, जिनमें वह हिंदी है जो बम्बई में सामान्य बातचीत में इस्तेमाल की जाती है। तो मोटे तौर पर जो ये तीन तरह की हिंदी मुझे लगता है कि आ, है, जिस पर हमें बात करनी चाहिए।
एक हिंदी का मामला ये भी है, जो मैं कह रहा था कि उत्तर भारत की जनता की हिंदी, तो उसमें भी दो तरह की हिंदी तो है। एक वह हिंदी जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी हिंदी में भी अंतर है। बहुत पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग, कम पढ़े लिखे लोग, और एक वे लोग जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाया वंचना के कारण, जो पढ़ लिख नहीं पाए, उनकी भी हिंदी है। उनकी हिंदी, जो उनकी मातृभाषाएं हैं, यह भी जानने की जरूरत है कि जिन्हें हिंदी प्रदेश कहते हैं, उन प्रदेशों के भीतर भी मातृभाषाएं अलग अलग हैं लोगों की। किसी की भोजपुरी, किसी की अवधी, किसी की बुंदेली, किसी की मैथिली, किसी की बज्जिका, किसी की अलग अलग राजस्थानी, तमाम तरह की मातृभाषाएं। राजस्थान में भी कई हैं, मारवाड़ी का अलग स्वरूप है, तो मतलब राजस्थानी कह देने पर लगता है जैसे एक सा हो गया, लेकिन वहां पर भी मातृभाषाओं का स्वरूप अलग अलग है। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मालवा की तरफ मातृभाषा अलग है, अलग अलग इलाकों में चलता है। तो उनकी हिंदी, यानी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी हिंदी में उनकी मातृभाषा के साथ उसका रसायन तैयार होता है, जोड़ तैयार होता है। तो हमें यह भी ध्यान में रखने की चीज है कि जब आप भाषा पर विचार करें, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है दरअसल, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसीलिए कई बार साहित्य में हम देखते हैं कि जिस अंचल से जो लेखक आता है, उसके भाषा पर, उसकी हिंदी पर उस अंचल का प्रभाव दिखाई देता है। कुछ लोगों पर तो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। कुछ लोग उसको पचा लेते हैं और उसका रस लेकर आते हैं, यानी अपने अंचल जो भाषा है, जो उनकी मातृभाषा है, उसका जो रस है, उसका जो जीव द्रव्य है, उसको लेकर के अपनी हिंदी में आते हैं। कुछ लोग तो पूरा का पूरा ही लेकर चले जाते हैं, वो एक अलग मुश्किल है। थोड़ा सा मैं संकेत उस ओर करूंगा। जो हिंदी का पाठ्यक्रम बनता है, पाठ्यक्रमों की हिंदी की जब मैं बात कह रहा था, तो जो हिंदी का पाठ्यक्रम बनता है उस पर देखें, यानी कि खड़ी बोली का जो साहित्य है, वह तो भारत मोटे तौर पर हिंदी साहित्य में वो 1850 के बाद का साहित्य है। भारतेंदु के काल में गद्य का लेखन शुरू होता है, और मुख्य रूप से कविता खड़ी बोली में, जिसे हम आज की हिंदी कहते हैं और समझते हैं, वह द्विवेदी युग में, यानी 1900 ईस्वी, यानी कि 20वीं सदी के बिल्कुल आरंभिक वर्षों से वो शुरू होती। उसके पहले की हिंदी के नाम पर क्या है, हम अवधी की कविता को, हम ब्रज की कविता को, हम मैथिली की कविता को, हम राजस्थानी की कविता को, हम भोजपुरी, एक आग्रह है आलोचकों का कि कबीर के वहां जो मात्रा है वो भोजपुरी की अधिक है। तो हम इन सबको हिंदी में ले आते हैं और इनके कवियों को, इनके सर्जकों को हिंदी साहित्य में पढ़ते पढ़ाते हैं, और इस तरह से जो हिंदी भाषा की परिधि है, और उसको विस्तृत करते हैं, उसका आयतन भी बढ़ाते हैं और उसका घनत्व भी बढ़ाते हैं। दोनों काम हम करते हैं, मतलब इससे बढ़ता है। और इसमें हालांकि ये भी एक सत्य है कि इनमें से अलग अलग, मैथिली को एक अलग दर्जा मिल चुका है भाषा का। राजस्थानी का भी मामला है कि वो लोग कर रहे हैं, साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिलता है उनको उस भाषा में। भोजपुरी के लोग कोशिश कर रहे हैं। ये सब चीजें चल रही हैं हिंदी प्रदेश के भीतर, हिंदी भाषा के भीतर ये चीजें हैं। तो एक देखना होगा कि किस तरह से चीजें आती हैं। थोड़ा सा अगर इसे हम मतलब अगर भाषा वैज्ञानिक तरीके से देखना चाहें, जानना चाहें, बहुत छोटा सा मैं इसको कहना चाहूँ, देखना चाहूँ, तो अ, इसको हम कह सकते हैं कि किस तरह से इसका उद्भव और विकास होता है। होता है कि जो भारत में आर्य भाषा का मामला आता है, जो भाषा वैज्ञानिक कहते हैं, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हम इस में नहीं जाएंगे, बहुत एकेडमिक किस्म की ये बातचीत हो जाएगी। मूलतः जो हिंदी है, उसके बारे में भाषा वैज्ञानिक जिस तरह सोचते हैं, एक बहुत लोकप्रिय भाषा शास्त्री जो हैं भोलानाथ तिवारी, वो कहते हैं कि हिंदी का मूल अर्थ हिंद, यानी कि वो सिंधु और हिंदू से किस तरह बना उसका डिटेल लगाते हैं, का अर्थ हिंद का है। इसलिए हिंद की केंद्रीय भाषा के लिए इस नाम का प्रयोग हो रहा है। हिंदी के अंतर्गत
5 उपभाषाएं या बोली वर्ग हैं, हालांकि अब इसमें भी परिवर्तन हो चुका है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी और अ, आजकल हम सब जानते हैं कि अनुमानतः जो हिंदी भाषी संख्या है वो 40 करोड़ तो कम से कम है ही, या इससे अधिक हो सकती है, इससे कम तो नहीं ही है। और एक चीज और भी है कि इनमें से जो अलग अलग बताते हैं कि पश्चिमी हिंदी का विकास जो है वो सौरसेनी प्राकृत से विकसित सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती के रूप में हुआ। और फिर इसमें वस्तुतः अपने अपने काल में राष्ट्रभाषा जो है वो परिनिष्ठित संस्कृत, परिनिष्ठित पाली, परिनिष्ठित अपभ्रंश, इसी की भाषाएं हैं। मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो हिंदी का विकास है, या तमाम भारतीय, तमिल को छोड़ दें तो भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ। एक बड़ा भाषा वैज्ञानिकों का वर्ग है जो ये मानता है। लेकिन ऐसे भी भाषा वैज्ञानिक हैं, किशोरीदास वाजपेयी जैसे लोग हैं, जिनका यह मानना है कि जो हिंदी का विकास हुआ है वह संस्कृत से नहीं हुआ है, बल्कि वह जो ये बोलियां हैं इनके कारण हुआ है। हम पढ़ते भी रहे हैं कि जो अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है, तो कई तरह की धाराएं हैं। लेकिन यह सत्य है कि 19वीं शताब्दी में हिंदी ने आकार लिया। उस समय जो हिंदी साहित्य, रानी केतकी की कहानी और तमाम तरह की जो रचनाएं निकल करके आई, उनकी हिंदी, उसके बाद क्रमशः आप देखें कि लगातार 10-10 साल के अंतर पर हिंदी बदलती चली जाती है, साहित्य के भीतर भी, जनता में भी, प्रयोग में भी उसका पूरा आचरण बदलता चला जाता है। और भारतेंदु युग तक आते आते तो प्रचुर मात्रा में निबंधों का लेखन होता है और हिंदी अपना एक आकार ग्रहण कर लेती है। ये वही दौर है जब हिंदी उर्दू का विवाद भी हुआ। भारतेंदु युग को इसलिए भी महत्वपूर्ण है, याद रखना चाहिए। मतलब ठीक ढंग से जो हिंदी उर्दू के विवाद हुआ वो एक तरह के सत्ता का भी संघर्ष था, शासन की भाषा बनने का भी संघर्ष था। उर्दू को एक तरह से राज सत्ता का समर्थन हासिल था, हिंदी को नहीं था, तो एक संघर्ष था। और देखें कि कितनी बड़ी विडंबना है कि हिंदी और उर्दू जो जिनका शब्दकोश यानी मूल शब्दकोश एक जैसा है, व्याकरण एक जैसा है, लेकिन उनमें मतलब लिपियां अलग अलग हैं दोनों की। वो नस्तालिक में लिखी जाती है, पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, हम देवनागरी में हिंदी को लिखते हैं, ये है। लेकिन मूल शब्दकोश और व्याकरण एक जैसा है। शब्दकोश और व्याकरण ही तो किसी भाषा की एकता सुनिश्चित करते हैं। इस मामले में तो एकता होनी चाहिए। लेकिन जहां जहां उर्दू में अरबी और फारसी से शब्द आए, और जहां जहां हिंदी में उसका तत्सम बनाने की कोशिश की गई, वहां वहां दूरी बढ़ती चली गई, शब्दकोश भी अलग होता चला गया। मैं अभी इस पर बातचीत करूंगा, थोड़ी सी संक्षेप में ही बात करूंगा। और ये कि कैसे हमारी हिंदी बदलती रही, क्या है हमारी हिंदी में, क्या अंतर है, ये याद रखना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी रसा नाम से, उस दौर में जब वो ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे, तो शायद ये बताने के लिए कि मैं खड़ी बोली में लिख सकता हूँ, उन्होंने रसा नाम से गजलें कही थी, गजलें लिखी थी। गजल के बारे में एक सामान्यता है कि गजलें कही जाती हैं, लिखी नहीं जाती। तो ये रहता है। तो ये सब देखें तो हिंदी क्षेत्र की लगभग जो 17 बोलियां हैं, और भी होंगी, उनको हिंदी में शामिल करने का एक पूरा मामला रहा है कि ये हिंदी में हैं और हिंदी की ये बोलियां हैं, पूरा है। आप देखें, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पश्चिमी, पहाड़ी, मध्यवर्ती, पहाड़ी, भोजपुरी,
मगही, मैथिली, ये सारी की सारी मैं सिर्फ नाम के लिए बता रहा हूँ कि वे लोग जो सीधे हिंदी साहित्य के लोग नहीं है। जाहिर है कि राजपाल एंड सन्स के इस पृष्ठ पर बहुत सारे लोग जुड़ रहे होंगे जिनकी रुचि भाषा में होगी। उनको भाषा विज्ञान में क्या वर्गीकरण हुआ है, क्या हुआ है, इससे उनकी कोई रुचि नहीं होगी। और मैं भी उस ओर आपको बहुत ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, ले भी नहीं जाना चाहता मैं उस ओर। मैं भाषा के इस विकास क्रम में एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं, जो दक्खनी हिंदी का मामला है और दक्खनी उर्दू भी। यानी कि हम हिंदी के लोग जब अपनी अपने भाषा अपनी भाषा के विकास के बारे में बात करते हैं, उसकी विकास यात्रा के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग दक्खनी हिंदी की बात करते हैं। और उर्दू के लोग जब बात करते हैं तो वो दक्खनी उर्दू की बात करते हैं। आप देखें कि जो दक्खनी है, वो हिंदी कह लें आप, उर्दू कर लें, उसके एक बड़े कवि अगर वली दक्कनी को आप याद करें और वली दक्कनी की कविताओं को देखें आप, तो उसमें आप को मतलब कुछ ऐसे पद मिलेंगे, ऐसे प्रयोग मिलेंगे जिसके लिए शायद शब्दकोश की तरफ जाना पड़े, लेकिन बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्यों न होवे इश्क सू आबाद सब हिंदुस्तान। अब ये तो बहुत एक ऐसी पंक्ति है जिसे समझाने की अलग से कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वली दक्कनी के शेर आप देखें, आपको मिलेंगे जो आपकी समझ में आ जाते हैं। तो ये जो एक तरह से हिंदी का आरंभिक रूप वहां आता है। अमीर खुसरो की कविताओं को आप देखें, जब आप अमीर खुसरो जहां पर एकदम सामान्य भाषा में बात करते हैं, यानी खड़ी बोल के, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। और लेकिन जब वो मुकुंद तगाफुल में जाते हैं तो उसकी कुछ पंक्तियां तो तुरंत समझ में आती हैं, कुछ पंक्तियां नहीं समझ में आती क्योंकि वो फारसी की ओर चली जाती हैं। उनकी रूह बदल जाती है, उनकी जड़ें बदल जाती हैं। तो ये एक मामला है एकदम आरंभिक हिंदी। इसलिए अमीर खुसरो को हम लोग अपने आरंभिक कवि के रूप में मानते हैं, और ये मानते हैं कि वहां से चले। उर्दू के लोग भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। ये एक चीज ये है। आ, यही मैं कह रहा था कि हमारी विरासत एक सी है, एक सी है विरासत। सत्ता का संघर्ष रहा। ये वो दौर था जब हिंदी उर्दू का विवाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चल रहा था, 1850 के बाद वाले समय में चल रहा था, और बहुत खराब ढंग से चल रहा था। उसकी भाषा भी आपत्तिजनक थी, और बड़े बड़े लेखक दोनों ओर के विचारक उसमें शामिल थे। तो उसको धर्म से जोड़ दिया गया। ये कहा गया कि ये धर्म का मामला है, और उर्दू को मुसलमानों के साथ और हिंदी को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये संभव है कि किसी एक भाषा का प्रयोग करने वाले लोग किसी धर्म विशेष के हों, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि भाषाएं किसी धर्म की नहीं होती है। यदि भाषाएं धर्म की होती तो सभी ईसाई अंग्रेजी बोलते या फ्रेंच बोलते या जर्मन बोलते, कोई एक भाषा, या स्पेनिश बोलते। लेकिन अलग अलग देशों के ईसाई तो अलग अलग भाषा बोलते हैं। इसी तरह से अगर उर्दू इस्लाम मानने वालों की भाषा होती तो उर्दू सारी दुनिया के मुसलमान उर्दू बोलते। सारी दुनिया को तो छोड़िए, आप तमिलनाडु में चले जाएं, तमिलनाडु में जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं वो उर्दू भाषी नहीं है, वो तमिल ही बोलते हैं। किसी किसी ने सीख लिया हो, एक अलग मसला है। तो मामला धर्म के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। भाषा और फारसी और उर्दू भाषाओं पर भारत में जिन लोगों ने सबसे पहले एक तरह से कहें अधिकार प्राप्त किया और जिन्हें राजसत्ता ने भी प्रश्रय दिया, वे लोग तो कायस्थ थे, हिंदू थे। तो भाषाओं का यह मामला बिल्कुल राजनीतिक हो जाता है कि जब उन्हें हम धर्मों से जोड़ देते हैं। भाषाएं
धर्म के साथ नहीं होती। भारत में ही हिंदू धर्म के ही लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। और इससे हम मतलब एक तरह से ये भारत का सौंदर्य है कि यहाँ इतनी भाषाएं हैं, इतनी जीवंत भाषाएं हैं। लेकिन हिंदी है जो इन सभी भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करती है, पुल का काम करती है। हिंदी के साथ आप मतलब एक तरह से कहें कि जो ये मुकम्मल भारतीयता है उसमें सेतु का काम करती है हिंदी। ये एक बड़ा पक्ष है हिंदी का कि आप कहीं भी जाइए, अगर थोड़ी हिंदी आपको आती है तो काम चल जाता है। अ, बहुत रफ्तार से ना चले, काम तो चल ही जाता है। तो ये हम लोगों को देखने की जन्नत। एक चीज और भी है कि हिंदी क्रमशः पिछड़ती क्यों गई, इस पर भी बात करें, लेकिन संकेत मैं करना चाहूंगा यहाँ पर कि हिंदी के पिछड़ते जाने का एक बड़ा कारण तो यह रहा कि सत्ता की भाषा आकर्षित करती है सदा से। किसी भी कालखंड में देखिए, इतिहास उठाकर देखिए कि शासक वर्ग की जो भाषा होती है, उस भाषा के प्रति आम जनता में आकर्षण पैदा होता है। और यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि स्वतंत्र भारत में सत्ता की भाषा अंग्रेजी हो गई। हमारे तमाम वर्गों से राजनीतिज्ञ आते रहे, वो सत्ता में आते रहे, लेकिन जो काम काज है, राजकाज है, वो तो अंग्रेजी में ही चल रहा है। तो एक आकर्षण इसका बनता है। आजकल जो हिंदी का मामला है, मीरा जी ने जब ये विषय दिया था तो मीरा जी का आग्रह था कि हम थोड़ा कल, थोड़ा आज और थोड़ा कल की बात करें। कल की बात हमने कर ली लगभग। हमें बस संकेत करना था कि अतीत में क्या था इसका मामला। हिंदी उर्दू विवाद बहुत बाद तक भी चला। जो लोग हमारी पीढ़ी के हैं उन्हें भी याद है कि हंस पत्रिका में एक लंबा विवाद चला था। प्रोफेसर नामवर सिंह का एक लेख भी था, बासी भात में खुदा का, साझा करके आया था। और वो विवाद चला। इस तरह का कोई भी विवाद बहुत अच्छा नहीं होता है, खास करके उस देश में जहां पर आ, संस्कृतियों का समुच्चय हो, जहां भाषाओं का समुच्चय हो, जहां लोग एक दूसरे से जुड़ते हों, प्रेम करते हों, वहां पर इस तरह के किसी विवाद के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। आप याद करें, थोड़ी सी बात अगर करें, और राजपाल एंड सन्स का एक बड़ा रोल है कि उर्दू की कविता को हिंदी पाठकों तक देवनागरी लिपि में पहुंचाने का बड़ा काम किया। आदरणीय विश्वनाथ जी ने, अब वो नहीं है, बड़ा काम किया उन्होंने। मुझे लगता है कि जिनकी उम्र अभी 50 साल 60 साल के आसपास है, उनमें से तमाम लोगों को पहली बार देवनागरी लिपि में, अगर वो पर्सियन स्क्रिप्ट नहीं जानते, उस भाषा को नहीं जानते सीधे सीधे पढ़ना, तो उन लोगों ने राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित उर्दू के बड़े शायरों, मिर्जा गालिब, मीर, सबकी किताबें तो नहीं कह सकता, प्रमुख गजलें वहीं से पढ़ी, वहीं से देखी। तो एक बड़ा रोल था। और मैं प्रसंग बस याद करूं कि आप देखें, क्या यह हिंदी है या क्या है ये, या ये उर्दू है या क्या है ये भाषा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुलही न जाने बाग तो सारा जाने है, मीर तकी मीर ये कह रहे हैं। अब बताएं कि इसमें ऐसा क्या है। ये लिख दीजिए तो उर्दू, मतलब नस्तालिक में लिख दीजिए तो उर्दू है, देवनागरी में लिख दीजिए तो हिंदी है ये। और मिर्जा एक जगह और भी कहते हैं कि आया नहीं है लफ्ज ये हिंदी जहां के बीच। यानी कि एक मामला बनता है इसका कि कोई भेद, रेख्ता कहने का भी मामला था कि मिर्जा गालिब का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है जो मीर तकी मीर को एक तरह से समर्पित है कि रेख्ते के तुम्ही उस्ताद नहीं गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। अब बताए ना कि इसको समझने में कहाँ दिक्कत है। लिखने का मामला है कि लिखा किसमें आपने। मैं जो ये बातचीत कर रहा हूँ इसी को लिपि में बदल दीजिए, आप एक उर्दू हो जाएगी, एक हिंदी हो जाएगी। तो एक बड़ा मसला है जिसको हमें याद रखना चाहिए भाषाओं के विवाद के संदर्भ में, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। और वैज्ञानिक से याद आया कि देवनागरी लिपि सचमुच वैज्ञानिक लिपि है, सचमुच वैज्ञानिक लिपि है। और
हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। मीरा जी ने बहुत अच्छा एक संकेत किया था। मैं इसको बाद में लेना चाहता था, लेकिन अब प्रसंग बस याद आया है तो मैं अभी इसको ले लूं कि जैसे पहले बुद्धि लिखते थे, द में ध, है ना। तो इस तरह के तमाम शब्द आप याद कीजिए। बीच के दिनों में कंप्यूटर के कारण ऐसा हुआ कि द के नीचे हलन, पूरा ध लिखने का मामला आया। लेकिन मैं एक सूचना दूं कि फिर से, चूंकि अब कंप्यूटर में चंद्रकार लग सकता है, अनुस्वार बिंदु का मामला नहीं है, और अब ये द में ध बन सकता है, द में व बन सकता है। तो अभी जो नया केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो कमेटी है भारत सरकार की मानकीकरण की, उसने फिर से यह स्वीकार कर लिया है कि अब इन्हें पहले की तरह ही लिखा जाए, यानी कि बुद्धि उसी तरह आप लिखें। अब उसको अलग से द और ध लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब बुद्धि हम लिखते थे तो उच्चारण भी उसी तरह का, लिखना भी उसी तरह का, और विद्या लिखने का भी मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा था, लेकिन अब उसी तरह से लिखने का मामला अब आ गया है। तो ये एक सुखद चीज है जो आज बातचीत में मुझे लगता है कि ये सूचना भी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल का ये निर्णय है, महीने दिन के भीतर का निर्णय है, तो ये भी एक चीज है कि अब मानकीकरण में ये पुनः पुरानी पद्धति को स्वीकार कर लिया गया है लिखने का। एक और चीज की ओर इशारा किया था उन्होंने, मुझे लगता है कि यहीं पर उसकी भी मैं बात कर लूं, उसके बाद कुछ और बातों की ओर आऊं मैं। अ, आप देखें कि चंद्र वगैरह की बात तो हमने कर ली। अ, एक चीज और मैं कहूं कि पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है या नहीं देखा है कि शुरुआती दौर में किस तरह लिखा जाता था। बहुत शुरुआती दौर में जो लिखने का, इस तरह से मैं आपको लिख करके दिखाऊं, ये प की तरह लिखा जाता था, और इसमें ऐसे दो लकीर कर दिया इस तरह से, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एकदम हो जाता था उन दिनों। इसी तरह से झ लिखने का मामला था, वो भ की तरह से लिखते थे, भ, और उसमें एक आगे की तरफ से ये एक मामला इस तरह। क भी लिखने का एक अलग तरीका था। ल लिखने का तरीका इस तरह था, इस तरह से, जो इस तरह से ये समय समय पर मानकीकरण के तहत ठीक किए गए। और ये मानकीकरण क्यों करना पड़ा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, जानना जरूरी है। दरअसल होता क्या है कि जो लोग ठेठ हिंदी भाषी प्रदेश के थे वह तो इसको सीख लेते थे, पढ़ लेते थे, लेकिन जो लोग सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी लेते थे, यानी कि हिंदीतर राज्यों के लोग और विदेशों के लोग जो हिंदी सीखना चाहते थे, उनको इससे काफी भ्रम होता था। प में दो लकीर यानी कि झ और भ से दिक्कत होती थी, सर म में भी उनको दिक्कत होती थी, ल और क में भी उनको कई बार जो है वो भ्रम की स्थिति हो जाती थी। तो मानकीकरण में ये सेकेंड लैंग्वेज के जो विद्यार्थी थे उनको ध्यान में रखते हुए ये किया गया कि हर जो अक्षर है उसको अलग अलग कर दिया जाए ताकि कोई भ्रम ना हो। तो फिर जो आजकल हम लोग जानते हैं उस तरह का आ गया। अगर गीता प्रेस का रामचरितमानस पुराना आपको मिल जाए, या इन्हीं प्रकाश, जो हमारे हिंदी के प्रकाशक हैं, ये सब बहुत पुराने प्रकाशक हैं, राजपाल एंड सन्स और अन्य लोग, इनकी भी बहुत पुरानी अगर कोई किताब लाइब्रेरियों में आपको मिल जाए तो आपको इसी तरह मिलेगा, झ मिलेगा, ल मिलेगा, ये सब मिलेंगे। लेकिन ये मानकीकरण की प्रक्रिया में इसलिए हटाए गए कि जो लोग नया सीखते हैं या जिनका हिंदी के ठेठ प्रदेश से संबंध नहीं है, उनको कोई दुविधा न हो, उनको चीजें आसानी से कंठस्थ हो जाएं, उनकी स्मृति में बैठ जाएं, इसलिए ये चीजें की गई। तो यह एक मसला भी भाषा के संदर्भ में आता है, जानने की जरूरत है कि क्यों, क्योंकि समय समय पर चीजें होती रहती हैं और नहीं आ पाती हैं चीजें। एक बड़ा सवाल यह है कि साहित्यिक हिंदी ने हिंदी का कितना भला किया, सचमुच किया या नहीं किया, यह एक बड़ा प्रश्न है। साहित्यिक हिंदी, कई बार आप कुछ लोगों से बातचीत कीजिए,
तो वो लोग कहेंगे कि आप कैसी हिंदी बोल रहे हैं, आपको साहित्यिक हिंदी बोलनी चाहिए, आप तो कॉलेज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो एक तरह का आग्रह। कुछ लोगों से अगर आप बहुत ज्यादा साहित्यिक बोलने लगिए, करने लगिए, तो वो आपसे ये कहेंगे कि आप ये सब क्या बोल रहे हैं, किस तरह की चीजें आ रही हैं। ये सब भी एक तरह की मुश्किलें आ जाती हैं। तो इसको भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए क्या है कि साहित्यिक हिंदी पर अगर विचार करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि कितने तरह की हिंदी है। एक आरंभिक दौर में, जैसे मैंने कहा, रानी केतकी की कहानी के समय की आपको हिंदी मिलेगी। एक आपको प्रेमचंद की हिंदी मिलेगी, वो भी साहित्यिक हिंदी है। इसके अलावा आपको अगर मध्यकाल में जाइएगा, तो अब चूंकि हमने कहा कि कबीर भी हिंदी में हम पढ़ते हैं, हिंदी के पढ़ाते हैं, कबीर की भाषा को भी आप देखेंगे। निराला की भाषा को देखिए कैसे वो बदलती है। छायावाद के कालखंड में निराला की भाषा कैसे बदलती है, फिर कैसे छायावाद के बाद निराला एकदम आम जन की भाषा में आ जाते हैं और वो कविता लिखने लगते हैं, और वो आसानी से संप्रेषित होने वाली कविता आ जाती है। छायावाद में क्यों भाषा बनाई गई, आज मैं उस पर बात नहीं करूंगा। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि छायावाद के कवियों को उस समय कविता की भाषा का सृजन भी करना था, एक जिम्मेदारी उनके हिस्से थी। क्योंकि अभी सब कुछ नया नया था। हिंदी कविता यानी खड़ी बोली की हिंदी कविता को कुल ले दे के 15-17 वर्ष का समय बीता था। हरिऔध जी और मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि आ चुके थे। कुछ अच्छी रचनाएं, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। जैसे मतलब कहें कि ऐसे कविताएं भी आ गई थी जिनमें उस तरह का बहुत जो स्थूल और सूक्ष्म वगैरह वगैरह की बातें होती हैं, वो सब नहीं, मतलब बहुत मार्मिक भी, संप्रेषित होने वाली चीजें भी आ गई थी। लेकिन इसी कालखंड में छायावाद के कवियों के सामने ये समस्या थी कि वो हिंदी, क्योंकि किसी भी भाषा के लिए वो सबसे उत्तम स्थिति होती है जब वो कविता की भाषा बन जाती है, क्योंकि वहां संकेतों से काम चलाए। गद्य में देखिए आप डिटेल्स में जा सकते हैं, आजकल कविता में भी लोग चले जाते हैं, लेकिन अ, अपनी मूल प्रकृति में कविता जो है वो संकेतों में बात करती है। वो सांकेतिक सांकेतिकता का उसके लिए विशेष महत्व है। तो ये छायावाद के कवियों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो भाषा का भी सृजन करें, भाषा का भी निर्माण करें, और वो उन्होंने किया। मैं उस पर बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि साहित्यिक हिंदी ने एक मामला हुआ कि उस हिंदी एक व्याकरण बना। व्याकरण का एक बड़ा सकारात्मक रोल होता है, कभी कभी नकारात्मक भी होता है। यानी कि अगर आप व्याकरण की के अनुसार मुंबईया हिंदी को देखेंगे तो आप उसे खारिज कर देंगे, लेकिन जीवंतता के आधार पर अगर आप मुंबईया हिंदी को देखेंगे तो लगेगा कि भाषा का परिसर बढ़ रहा है, भाषा का परिसर बढ़ गया है, आसानी से वो पहुंच रही है लोगों तक, संप्रेषित हो रही है, जा रही हैं चीजें। तो ये हुआ। मैं ये कहना चाहता था, एक मूल रूप से जिस पर मैं जिक्र करना चाहता था कि कौन सी हिंदी अभिष्ट हिंदी होनी चाहिए, वो कौन सी हिंदी है जो आदर्श हिंदी हो सकती है। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जिस हिंदी की बात करते थे, वह हिंदी आदर्श हिंदी है, यानी हिंदुस्तानी। वह हिंदी जो अ, जो सांस्कृतिक कहें कि जो संघर्ष है उसके बाद अस्तित्व में आई है, और एकदम घुल गई है एक दूसरे में, कि आप उसको अलगा नहीं सकते, आप उसको बिल्कुल अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो वो महात्मा गांधी की हिंदी पर हम लोगों को ज्यादा जोर देना चाहिए, उसे मुझे लगता है कि स्वीकार करना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो ये हिंदी, और मैं खुल के कहूँ कि उर्दू, दोनों का भला होना है उसमें। दोनों की परिधि बढ़ जाएगी, दोनों की स्वीकृति बढ़ जाएगी, एक बड़ा होगा। जब मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं तो ये स्वीकार करना होगा यहाँ पर यह कि गांधी जी की समय तक, आजादी के समय तक सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के कारण एक हिंदुस्तानी बनी थी, लेकिन पिछले 70 वर्षों में
75 वर्षों में भी एक चीज और हुआ है 47 के बाद, नए तरह के सांस्कृतिक समीकरण बने हैं, नए तरह के सामाजिक समीकरण बने हैं, और इन नए तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक समीकरणों के नाते भी एक नए तरह की हिंदी बन गई है। हम्म, ये जब मैं कह रहा हूं तो ये नई वाली हिंदी से मत जोड़िएगा इसको, मैं इसके बिल्कुल ठोस चीज बता रहा हूं, वरना भारतेंदु ने हिंदी नई चाल में ढलने की बात तो भारतेंदु ने कही थी, और वो सब होता ही रहता है। ऐसा कोई कालखंड नहीं आता जब भाषा नई चाल में न ढलती हो। कभी भी भाषा एक ढर्रे में नहीं रहती, भाषा तो बहता, वही है, बहता नीर है एक तरह से। आप हमारी पुरानी कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले, पांच कोस पर बानी। यानी एक ही भाषा में कई स्वरूप मिल जाते हैं, तो भाषा का तो स्वरूप ही परिवर्तनशील होता है, इसलिए किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि भाषा उसने बदल दी है। भाषा बराबर सामाजिक सांस्कृतिक अंतः संघर्षों से बदलती है। सामाजिक सांस्कृतिक अंतः संघर्ष जब होते हैं और तो भाषा बदलती है। उस पर आर्थिक कारण भी उसके साथ शामिल होते ही होते हैं, लेकिन मूल रूप से सामाजिक सांस्कृतिक अंतः संघर्ष का मामला निकल करके आता है। तो एक जो नई संस्कृति बनी है हमारे वहां, उसने एक नए तरह की हिंदी बनाई है। उसे हिंदुस्तानी कहना चाहें तो हिंदुस्तानी कह सकते हैं, और इसमें अंग्रेजी के शब्द प्रचुर मात्रा में आ गए हैं। कभी कह सकते थे कि उसमें फारसी, पंजाबी इत्यादि इत्यादि के शब्द थे, तमिल मलयालम के शब्द थे। गांधी जी जिस हिंदुस्तानी की बात कर रहे थे उसमें भारतीय भाषाओं के शब्द थे, और उनके लिए भारतीय भाषाओं के शब्दों के लिए दरवाजा खुला हुआ था। वो आज भी खुला हुआ है, लेकिन यह पिछले 70 72 73 वर्षों के जो सामाजिक समीकरण बदले हैं, जो सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर संघर्ष हुआ है, उसके नाते जो हिंदी है उसमें अंग्रेजी के शब्द प्रचुर मात्रा में आ गए हैं, और इस ढंग से प्रचुर मात्रा में आ गए हैं कि अब वो स्वीकार्य से हो गए। अभी मैं कुछ शब्दों को लेकर बात करूंगा, आम प्रयोग के भी, और कुछ ऐसे भी जो हम जिनको पारिभाषिक शब्द मानते हैं, और कई बार हम जबरन उनकी हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं होती। उसकी कोई जरूरत नहीं होती। मीरा जी कल कह रही थी जैसे आ, रेल के लिए बना दिया गया, ट्रेन के लिए हिंदी बनाई, ये सब इसका कोई मतलब नहीं है। जो शब्द ट्रेन सबको समझ में आने वाला शब्द है, रेलगाड़ी सबको समझ में आती है, पेन सबको समझ में आता है, टेंशन सबको समझ में आता है, हेडेक सबको समझ में आता है। आप इनके लिए सिरदर्द कहें, ठीक, हेडेक भी कह रहे हैं, चल रहा है, ये स्वीकार कर लिया गया है। मजाक मजाक में कई बार चलता है कि जो शब्द, जैसे अब आप विश्वविद्यालय कहें बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी भी कहते हैं आप तो चलता है। बहुत सारे लोग तो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं तो यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी जैसा उच्चारण न कर यूनिवर्सिटी बोल दें, कुछ बोल दें, लेकिन वो उसको ज्यादा मतलब कहें कि उन तक उसका अर्थ ज्यादा पहुंचता है। एक बात और भी है कि ये देखें कि जो अंग्रेजी के शब्द आए हैं हिंदी में, और एक नए ढंग की हिंदी बनी है, इसमें जो मध्य वर्ग है उसके भाषिक आचरण पर हमें ध्यान देना चाहिए। उसका जो भाषा का आचरण है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्या होता है कि आप 70 और 80 के दशक को याद करिए। 70 और 80 के दशक में जो हिंदी प्रदेशों का मध्य वर्ग था, उसके घरों में दिनमान, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं आती थी, माया जैसी पत्रिका आती थी, बाद में रविवार जैसी पत्रिका आती थी। धीरे धीरे ये हट गई, वहां पर सजावट के सामान आ गए, वहां पर दिखावे के सामान आ गए, ये पत्रिकाएं बंद भी हो गई। बंद होने से पहले ही इनका वहां रखा जाना धीरे धीरे बंद होने लगा था। बहुसंख्यक के वहां, कुछ लोगों के वहां रह गई होंगी चीजें, कुछ लोगों के वहां अब भी पत्रिकाएं ड्राइंग रूम में रखी जाती होंगी, लोग आते होंगे, देखते होंगे, ये सब चीजें। तो एक यह देखिए कि किस तरह से हटा। दूसरा यह देखिए कि किस तरह से भाषा में बच्चा पैदा हुआ, तो उसे हम ये नहीं सिखाते हैं कि ये चाची और मामी है, हम आंटी सिखाते हैं, हम अंकल शब्द सिखाते हैं, हम मामा, काका या चाचा जैसे शब्द नहीं सिखाते। हम कैसे चीजों को बदलते हैं। हम ये नहीं कहते कि आजकल ये बहुत शरारती हो गया है या हो गई, कहेंगे नॉटी,
हो गया। किस तरह से ये शब्द हम, अच्छा ये सब चीजें हम कई बार तो कुछ लोग दिखावे में कहते हैं, कई लोगों के वहां तो एक तरह से उनके आचरण में घुल गया है, वो दिखावा नहीं करते हैं, वो आ गया है कि हम यही सिखाएंगे, यानी कि धीरे धीरे उन शब्दों को जो एक तरह से हमारे सांस्कृतिक स्वरूप को भी प्रकट करते रहे हैं भाषा में, धीरे धीरे हमने उनको भी खो दिया है, धीरे धीरे वो भी हमसे दूर होते चले गए हैं और ये चीजें हटती चली गई हैं हमसे। ये एक बड़ा मतलब एक तरह से क्या है, सांस्कृतिक विचलन भी है ये सिर्फ भाषा का विचलन नहीं है, लेकिन ये शब्द आ गए हैं। अब अंकल का अर्थ आपको बताने की जरूरत नहीं है, आंटी का अर्थ बताने की जरूरत नहीं। ये अलग है कि वो अलग से मैटरनल अंकल कहें तो आप जाने कि ये मामा का मामला हो रहा है या कहीं और का मामला हो, तो ये सब चीजें हैं। तो एक बड़ा मसला ये रहा है। एक और आया उच्च मध्य वर्ग में, एक मुहावरे की तरह मामला बना कि मेरे बच्चे की हिंदी बहुत कमजोर है, और यह दुख या शर्म का वाक्य नहीं है, यह गर्वबोध का वाक्य बन गया। उसकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, वो गणित में अच्छा है, वह विज्ञान में अच्छा है, लेकिन उसकी हिंदी बहुत कमजोर है। ये स्वाभाविक रूप से किसी का कोई भी विषय कमजोर हो सकता है, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन यह गर्व का विषय बन जाना कि अंग्रेजी उसकी अच्छी है और हिंदी अच्छी नहीं है, या हिंदी में वो कमजोर है, वर्तनी की अशुद्धियां, मात्रा के दोष करता है या करती है, ये एक तरह का सांस्कृतिक अंधकार भी आया है, जिसे हमें भाषा के अध्ययन के साथ सोचना विचारना चाहिए। ये सब चीजें आई हैं, लेकिन अब ये स्वीकार्य है। मैं ये भाषा के स्तर पे देखिएगा तो अब अंकल आंटी जैसे शब्दों से किसी को कोई ऐतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये है। अभी आप देखें कि आज की तारीख में आपके ड्राइंग रूम में किस भाषा का अखबार आता है, आप किस भाषा के अखबार को महत्व देते हैं? क्या आपकी मातृभाषा का अखबार आता है? अगर हिंदी की बात करें, अगर हिंदी पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो हिंदी के कितने अखबार आपके वहां आते हैं? कोई अखबार आता है कि अंग्रेजी का आता है? तो ये सारी चीजें रही। पूरा का पूरा आप देखें कि ये रहा, सिनेमा की भाषा भी बदल गई, यानी सिनेमा की हिंदी भी बदल गई, क्योंकि इसी मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग और आविजात्य वर्ग के बच्चे सिनेमा की दुनिया में भी गए, जिनकी हिंदी कमजोर है गर्व के लिए, और उनका ठीक क्या है, तो उनका वह जिसे बहुत लोकप्रिय ढंग से इंग्लिश कहते हैं, वो उनका अच्छा है। तो इसलिए एक सिनेमा की भाषा में भी आप पिछले दिनों की तमाम फिल्मों की स्क्रिप्ट देखेंगे उठाकर, या आप सिर्फ जो पर्दे पर दिख रहा है, जो बातचीत है, जो संवाद है, उसको देखिए, तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से सिनेमा की हिंदी भी बदल गई है। यानी कि आज ये अपनी हिंदी जो आ, है तो अपनी, देखिए वो किसी भी रूप में रहेगी तो अपनी है तो है, लेकिन वो बदल गई है। मैं इस बदलाव को नकारात्मक नहीं कहता। मैं मानता हूं कि समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। तो जैसे भारतेंदु के समय की हिंदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में नहीं रह गई, उसके बाद के समय में बदलती चली गई है, वह पूरा का पूरा सब कुछ बदलता चला गया है। उसी तरह से हिंदी तो बदलेगी ही। नया मिजाज है, नया सांस्कृतिक बोध है, जो खुलापन पहले नहीं था हिंदी प्रदेशों में, हिंदी समाज में, मुकम्मल भारतीय समाज में, वो खुलापन भी पिछले दिनों आ गया है। वो पश्चिमी प्रभाव से आया, ग्लोबलाइजेशन के नाते आया, चाहे जैसे भी आया, लेकिन वो आ गया है और उसने हमारी भाषा को बदला है, उसने हमारे आचरण को बदला है। और जब भाषा को बदला है तो हिंदी में वो सारी चीजें आ गई हैं। वो शब्द जो कभी छिपा कर बोले जाते थे या लोग नहीं उन पर बात करना चाहते, वो शब्द अब हिंदी में प्रमुखता से शामिल हो गए हैं, और अब खुल्लम खुल्ला लोग उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनके प्रयोग से कभी दिक्कत होती थी, शर्म जैसी चीज महसूस होती थी। कई चीजें रहती हैं और बदलती चली जाती हैं। कई बार मुझे लगता है एक और भी भाषा है हिंदी की, जो अकादमिक दुनिया है, अगर मैं उस भाषा का प्रयोग यहाँ करूं, दिखाऊं, तो सामान्य पाठक को, सामान्य श्रोता को लगेगा कि सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन है तो ये बनावटी भाषा। लेकिन
अकादमिक दुनिया एक अलग तरह की दुनिया है, वहां वो भाषा चलती है तो चले और चलनी चाहिए, लेकिन वहां भी अगर सहजता आए, बोधगम्यता आए, तो शायद हिंदी का भविष्य और अधिक सुनिश्चित हो पाएगा, हिंदी का भविष्य और मजबूत हो पाएगा, हमें देखना होगा। क्योंकि अकादमिक दुनिया की भाषा एक सीमित संसार की भाषा है, अकादमिक दुनिया की भाषा आम जनता की भाषा नहीं है। कभी कभी किसी को सुनते हुए बहुत आपको महसूस होगा, अरे चमत्कार हो रहा है, क्या भाषा है, लेकिन वो संप्रेषित नहीं होती भाषा आपको, आप उसका अर्थ नहीं डिकोड कर पाते, आप उसका अर्थ नहीं खोल पाते, तो एक समस्या रहती है। तो बेहतर स्थिति तो ये हो कि जो साधारण भाषा है वह भाषा अकादमिक संसार में भी प्रवेश करे और उससे अकादमिक जीवन का विस्तार हो, अकादमिक संसार का विस्तार हो, तो शायद चीजें ज्यादा बेहतर बनेंगी, ज्यादा अच्छी बनेंगी। वरना तो क्या होता है कि सामान्य पाठक जो है वो अकादमिक भाषा को शायद एक पेज भी ना पढ़ता है, दो पेज भी ना पढ़ता है, एक चीज है, लेकिन वो अकादमिक भाषा जिनके लिए है वो लोग उसको पढ़ते हैं, वो चलते हैं। हिंदी के साथ एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि हिंदी के साथ एक बहुत अच्छी चीज ये है कि यह स्वीकार करने में बहुत उदार है। आप देखेंगे कि ये हमने अंग्रेजी के कई शब्द ऐसे स्वीकार किए जिनके लिए लिखने में डॉक्टर, आप देखें हिंदी में हम जब लिखते हैं उसको डॉक्टर ऊपर बिना अनुस्वार के चंद्रकार जैसा बनाते हैं, डॉक्टर। इस तरह का कोई भी शब्द, मॉल, चॉकलेट, इसी तरह से नुक्ता वाले शब्द भी हमने लिए, इलाका हम बोलते हैं। तो हमने ये चीज, तो एक हिंदी का जो परिसर है वो बहुत खुला परिसर है, हिंदी का चरित्र उदार चरित्र है, वो सबको समेटने वाला। इसीलिए अगर ये कहा जाता है कि हिंदी में मतलब भारतीयता जिसे कहते हैं अगर आप ढूंढें तो वो हिंदी में दिखाई देगा, वो सबको अपने में समेट लेती है, वसुधैव कुटुंबकम। जिस तरह से भारतीय दर्शन है, भारतीय जीवन की अवधारणा है, महान अवधारणा है, उसी तरह से हिंदी भी पूरी वसुधा पर जो भाषाएं बोली जाती हैं उनके शब्दों को अपने में समाहित करने से कोई परहेज नहीं रखती है, उसको उससे कोई भी समस्या नहीं होती, कोई उसको दिक्कत नहीं होती है, एक बड़ी चीज है। तो ये मैं कहना चाहता था। अभी आप लोगों के सवाल है कैसे शब्द अपना अर्थ बदल देते हैं। जैसे आज भी सिफारिश शब्द जो है वो उर्दू में अभी भी एक अच्छा शब्द है उनके प्रयोग में, लेकिन हिंदी में सिफारिश शब्द एक नकारात्मक शब्द हो गया। शब्द एक ही है, अर्थ भी उसका एक जैसा है, लेकिन कैसे प्रयोग के साथ कालांतर में तमाम तरह की जो परिस्थितियां बदली, उसमें शब्द अपना अर्थ कैसे, यानी एक ही शब्द मूल अर्थ एक है, लेकिन आज की तारीख में उर्दू में वह अपने अर्थ को बचाए हुए है। उर्दू में जब मैं कह रहा हूँ वहां जहाँ प्रयोग है, और हिंदी में उसका एक नकारात्मक अर्थ हो गया। अगर ये शब्द का प्रयोग कर दीजिए किसी अर्थ में तो वो बहुत अच्छे टेस्ट में उसको नहीं लेता। देखिए मैं भी टेस्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ बोलते हुए। आप देखिए कैसे रहता है कि एक व्यक्ति ने कहा कि मैं कटिबद्ध हूँ, दूसरे ने कहा मैंने कमर कस ली है, दोनों का अर्थ एक ही है। मैंने कमर कस ली है लगभग सबकी समझ में आ जाएगा, मैं कटिबद्ध हूं उसकी समझ में आएगा जिसके पास हिंदी भाषा की ट्रेनिंग है। ये अंतर है भाषाओं के प्रयोग में। तो हमें उस भाषा की ओर जाना चाहिए हिंदी में जो सबकी समझ में आती है। और आज की तारीख में बहुत सारे जो नए लेखक आए हैं, नए कवि आए हैं, बड़ी अच्छी चीज है कि वो इन तमाम चीजों से उनको कोई परहेज नहीं है और उसका प्रयोग वो अपने साहित्य में कर रहे हैं। गंभीर वाले भी और जो क्या कहते हैं लोकप्रिय वाले हैं वो भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। और जहां तक भविष्य का मामला है, मैं बराबर से मानता हूं कि देखिए ना, जो पेड़ लचीला होता है आंधी उसे गिरा नहीं पाती आसानी से। इसी तरह जो भाषा जितनी लचीली होती है उसका भविष्य उतना ही उज्जवल होता है। हिंदी में जरूरी लचीलापन है, आवश्यक लचीलापन है। मैंने कहा ना कि बहनापा, अपने बहनापा का विस्तार करती है हिंदी, सबको गले लगाती है हिंदी, किसी से उसको कोई विद्वेष नहीं है हिंदी को। वो सबके लिए अपने घर दरवाजे खिड़कियां सब खुली हैं हिंदी की। तो अनिवार्य रूप से हिंदी को दीर्घजीवी होना है,
हिंदी को रहना है। और हम सबको, जो हिंदी वाले हैं, जिनका ओढ़ना बिछौना हिंदी है, जिनकी सांस हिंदी से चलती है, जिनका जीवन हिंदी से चलता है, जो हिंदी में स्वप्न देखते हैं, जो हिंदी मैं हैं, उन सबको हिंदी में हो रहे बदलावों को भी स्वीकार करना चाहिए, उसमें जड़ता नहीं दिखानी चाहिए। और बार बार जब लोग भाषा का प्रयोग करें तो कुछ मर्यादाओं की ओर भी इशारा करते रहना चाहिए, क्योंकि अंततः भाषा जो है, भाषा और समाज का मतलब कोई भी समाज बिना भाषा का नहीं हो सकता, और कोई भी भाषा बिना समाज के नहीं हो सकती। आप किसी भाषा का को उठाइए, क्या उसका बिना समाज की भाषा हुई? कोई भी ऐसी भाषा नहीं है। हर भाषा, अब भले ही उसका प्रयोग ना होता हो, लेकिन जब प्रयोग हुआ तो किसी न किसी समाज की भाषा थी। और किसी ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जिसके पास भाषा ना हो, वो लिखी हुई भाषा ना हो, व्याकरण सम्मत भाषा ना हो, लेकिन भाषा तो होती ही है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं, भाषा समाज का और समाज भाषा की पूरक है। तो हमें इसके सकारात्मक बदलावों के साथ, यानी समाज के सकारात्मक बदलावों को भाषा के साथ, और भाषा के सकारात्मक बदलावों को समाज के साथ जोड़कर देखना चाहिए, तभी शायद बात पूरी हो पाएगी और होगी। मुझे लगता है कि अब मुझे आप लोगों के जो प्रश्न आए हैं उन पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं इसको, और कई सवाल मेरे सामने आ गए हैं। अ, रमा सूद जी ने एक टिप्पणी लिखी है संभवतः, कि सत्ता की भाषा चाहे न रही हो, पर हिंदी पूरे भारत को जोड़ने वाली एकमात्र भाषा रही है और रहेगी। मैंने यही बात कही है रमा जी, और मैं भी ये मानता हूँ कि मैंने अपने आरंभिक वक्तव्य में ही कहा कि पूरे भारत में भारतीय भाषाओं के बीच भी अगर कोई भाषा सेतु का काम करती है, पुल का काम करती है, तो वह हिंदी ही है। और जहां कहीं भी किसी दूसरी भारतीय भाषाओं को ये लगता है कि हिंदी से कोई समस्या है, तो मुझे लगता है कि हमें इसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, बातचीत को बढ़ाना चाहिए। हिंदी तो बराबर, मैंने कहा कि अपनी बाहें खुली रखी हैं हिंदी ने, कि जो आए समाज आए, और किसी का अस्तित्व मिटाकर हिंदी अपना अस्तित्व नहीं बनाती। आपका भी अस्तित्व रहे, हमारा भी अस्तित्व रहे, दोनों बने रहें, और दोनों के बीच संवाद भी रहे। यानी कि दो मोहल्लों के बीच में दीवार न हो, इस मोहल्ले की खबर उस मोहल्ले में जाए, उस मोहल्ले की खबर इस मोहल्ले में आए, तो बात बनेगी, अपनापा भी होगा और चीजें भी बनेंगी। तो यही मैं कह रहा था। जितेंद्र माथुर जी हैं, इन्होंने कहा कि हिंदी में उर्दू फारसी शब्द तो मिलते ही हैं। बिल्कुल मिलते हैं, और हम इसको स्वीकार करते हैं। और गांधी जी इसी तरह की हिंदी या हिंदुस्तानी की बात करते थे। और एक समय में थोड़ा अकादमिक किस्म का मामला हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज के दौर में भी इस पर बातचीत हुई कि संस्कृत निष्ठ हिंदी या उर्दू निष्ठ हिंदी, इस पर उन दिनों लक्ष्मण सिंह सितारे हिंद और तमाम तरह की उस बहसें हैं। कभी उस पर अलग से बात करेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज में का जो भाषा विवाद है पूरा का पूरा, वो किस तरह रहा। लेकिन ये आती रही हैं। और अभी मैंने कहा ना कि मैं कटिबद्ध हूं, मैंने कमर कस ली है। कमर तो फारसी से ही आया शब्द है। तो ये तमाम तरह के चीजें आती हैं। प्रेम लता डोगरा जी ने कहा कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है, इसे धर्म से जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। मैंने बहुत विस्तार से यही बात रेखांकित की है प्रेमलता जी, कि भाषा किसी का धर्म, भाषा का धर्म से लेना देना नहीं है। ये संभव है कि किसी धर्म विशेष के लोग किसी एक भाषा का बहुतायत में प्रयोग करते हों, लेकिन वह भाषा उस धर्म की जागीर बन जाएगी, यह नहीं मानना चाहिए। भाषा उसकी होती है जो उस भाषा को सीख लेता है, जो उस भाषा में ज्ञान अर्जित कर लेता है। दुनिया की कोई भी भाषा जिसे हम और आप सीख लें, वो हमारी हो जाएगी, भले ही वो भारत की भाषा न हो, लेकिन हम उसमें दावा करेंगे कि हमने वो भाषा सीख ली। आप अपने ही देश में देखें कि अंग्रेजी जानने वाले लोग बड़ी तादाद में हैं। अंग्रेजी तो भारत की भाषा नहीं थी, लेकिन सीखी, दक्षता अर्जित की लोगों ने,
उसमें महान साहित्य भी लिखा, और अपनी दिनचर्या भी बहुत सारे लोग अंग्रेजी में ही व्यतीत करते हैं। तो भाषा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ और दृढ़ता से मानता हूँ। प्रवीण जी ने कहा है, प्रवीण कुमार ने, कि बोलियों के आंदोलन तो कई बार हिंदी में विरोध बोलियों के आंदोलन तो कई बार हिंदी के विरोध में खड़े हो जाते। देखिए, ये तो होगा ही। मैं अपनी बातचीत में भी कह रहा था कि भोजपुरी और दूसरी मैथिली को तो भाषा का दर्जा है, लेकिन अभी भी हम विद्यापति को अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाते ही हैं, उन्हें अपना ही कवि कहते हैं और कहते रहेंगे। हम प्रेम करते हैं विद्यापति को और उनकी कविता समझ में आ जाती है। हमें रासो अपनी कविता लगती है। हमें सूरदास की ब्रज में लिखी कविता, जायसी की अवधि में लिखी कविता, तुलसी की अवधि और ब्रज दोनों में लिखी कविता, ये सारी कविताएं हमारी अपनी हैं। लेकिन बोलियों के आंदोलन जब वो अपने स्वतंत्र होने की बात करते हैं, तो जाहिर है कि अगर कल किसी भी बोली, जो हिंदी प्रदेश की बोली या उपभाषा, जो अपने को भाषा कह रहे हैं, उसको मान्यता मिलती है या होता है, तो जाहिर है कि हिंदी का परिसर ही कमजोर होगा। ये सामान्य समझ तो यही कहती। हालांकि उन लोगों का कहना है कि हमारा परिसर बढ़ेगा, हिंदी का क्यों कमजोर होगा। लेकिन आपकी बात सही है कि अक्सर बोलियों के जो आंदोलन है, उनसे हिंदी के कमजोर पड़ने की गुंजाइश बढ़ जाती है, उसका खतरा बढ़ जाता है। ज्ञान प्रकाश जी ने पूछा है कि उत्तर छायावाद ने कविता की भाषा को तद्भव के इलाके में ला खड़ा किया। सर, उत्तर छायावादी कविता और साहित्यिक हिंदी पर आपकी क्या टिप्पणी? मैं यही कह रहा था है कि छायावाद के कवियों के सामने एक चुनौती थी कि एक ऐसी भाषा बनाएं जो कविता की भाषा हो, और जब उस भाषा का जिक्र हो तो ये कहा जाए कि हिंदी के पास अपनी भाषा बन गई है। लेकिन उन्हीं कवियों में से हमारे 20वीं सदी के और बल्कि आधुनिक कविता के सबसे बड़े कवि निराला ने जो प्रयोग किए बाद के दौर में, आप हरिवंश राय बच्चन को थोड़ा अभी किनारे रखिए, आप दिनकर, आप निराला को ही याद रखिए, तो आपको दिखाई देगा कि कैसे उन्होंने कविता को जनता की भाषा से जोड़ दिया। हरिवंश राय बच्चन की कविता को देखिए कि कैसे सिर्फ उन्होंने जनता की भाषा से ही नहीं जोड़ दिया, कैसे छायावाद की कविता में जो एक तरह की मतलब अलौकिक सत्ता से बातचीत का पूरा मामला था, कैसे वो उसको लौकिक धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया बच्चन ने। इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, या इसीलिए खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो। सीधी बातचीत, इसमें सीधी बातचीत। तो जो उत्तर छायावाद का समय है, यानी कि प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, प्रगतिशील कविता का, जो भी आप अलग अलग नाम से जानते हैं, इन सब में जो कविता की भाषा है वह साधारण जन के अधिक करीब होती गई है, जो कि सुखद है, जो कि अच्छी बात है, और मैं इसका समर्थन करता हूं। इसके अलावा कुछ और भी सवाल सामने आ रहे हैं। संजय कुमार जी का है, संजय, कि तुर्की भाषा से तोप, कप्तान, पुर्तगाली से पादरी और कमरा आए हैं। ये है हिंदी की सहज। मैं भी यही बात कह रहा था आपसे कि हिंदी में बहुत लचीलापन है, बहुत उदारता है। हिंदी ने अपने दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए, उसने लगातार अपने शब्द भंडार की वृद्धि की है। जो देखिए ना, यही है ना भारत, जो हमें कहता हूं कि भारतीयता की मूल अवधारणा है अन्य के लिए अवकाश का सृजन करना, अन्य के लिए स्पेस का सृजन करना। हिंदी भाषा भी इसी भारतीयता के आचरण को अपने में समाहित करती हुई बराबर स्पेस फॉर अदर्स, अन्य के लिए अवकाश सृजित करती है, दूसरी भाषाओं के लिए अवकाश सृजित करती है, और उनके शब्द सहजता से स्वीकार करती है अपने भीतर, और अपने परिसर को विस्तृत करती है, अपने बहनापे का विस्तार करती है। तो ये तो मैं भी मानता हूं इस बात को कि वो चीज रहती है। और इसके अलावा रमा सूद जी का है कि क्या अन्य भाषाओं से हिंदी में गृहीत शब्दों को हिंदी के पर्यायवाची के रूप में स्वीकार किया जा सकता है?
निश्चित रूप से अभी नहीं तो आने वाले दिनों में स्वीकार कर लिया जाएगा। इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हेडेक कहते ही सिर दर्द का बोध हो जा रहा है, अगर तो आने वाले दिनों में उसको स्वीकार करने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए। देखिए क्या है कि उसको कई बार क्या होता है कि एकदम उसी तरह से अंग्रेजी का कोई शब्द हिंदी में भी नहीं आता, कई बार उसका हिंदीकरण भी हो जाता है बनने के क्रम में। हमें उस रूप को भी स्वीकार करना चाहिए, देखना चाहिए। तो हमें लगता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में आज नहीं तो 50 साल बाद, 70 साल बाद ये पर्यायवाची हो जाएंगे, आ जाएंगे, ये चीजें आ जाएंगी। ओम सपरा, हिंदी के बिना लोगों का गुजारा भी नहीं होता, परंतु मोबाइल कंप्यूटर में इस पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसका क्या हल है? इसके हल की क्या जरूरत है? भाई हिंदी के बिना गुजारा नहीं चलता। मैं इसे मैं मतलब किसी अहंकार के रूप में नहीं देखना चाहता, एक हिंदी भाषी के रूप में मैं इसे बहुत प्रेम से देखना चाहता हूँ कि ये हिंदी में इतना प्रेम है कि वो सबको बांधती है। और आज तो बाजार, चूंकि हिंदी भाषी क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है, हिंदी बोलने वालों का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है, तो जो बाजार है ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में, भूमंडलीकरण के इस दौर में, देखिए मैं ग्लोबलाइजेशन शब्द का भी प्रयोग कर रहा हूँ, जो अब एक तरह से बहुत हद तक स्वीकार कर लिया गया शब्द है। तो इस दौर में ऐसा हुआ है कि बाजार की व्यवस्था बन गई है हिंदी, और उसमें यही कि उसमें इस तरह के मिलावट भी है भाषा में, जिसे आप मतलब कह सकते हैं कि मिलावट है, अभी फिलहाल तो यही कहेंगे। अंकुर अरोरा जी ने कहा, हम दूसरों की भाषा स्वीकार करते हैं, इसे उदारता कहें या कमजोर, निश्चित रूप से यह उदारता है। हम दूसरे का जब सम्मान करते हैं तो दरअसल ये हमारे अपने भीतर का बड़प्पन होता है। हम इसे कहते नहीं हैं। वह व्यक्ति छोटा होता है जो दूसरे का सम्मान नहीं करता, भले ही उसे अपने किसी पद या कद का बहुत गुरूर हो, लेकिन अगर वो दूसरे का सम्मान नहीं करता है तो चाहे जितने बड़े पद और कद पर हो, बेसिकली मूलतः वह ओछापन करता है। और अगर आप किसी भी बड़े पद कद पर किसी भी हैसियत के व्यक्ति हो, लेकिन यदि आप सामने वाले का सम्मान करते हैं तो दरअसल अपने बड़प्पन का परिचय देते हैं। तो हिंदी जब बहुत उदारता के साथ बिना नाक भाव सिकोड़े यह देखती है कि हमारे अपने लोग इस शब्द को प्रेम करने लगे हैं, वह स्वीकार कर लेती है, अपने आंचल में जगह दे देती है उसे। जब मेरे बेटे बेटियों ने इसका को स्वीकार कर लिया तो मैं क्यों नाक मुंह सिकोड़ूं। तो ये जो नई पीढ़ी आई है, जब उन शब्दों को स्वीकार कर ले रही है, उनका गुजारा नहीं चल रहा है उसके बिना, तो हिंदी ने उसको स्वीकार कर लिया, और मजबूरी में नहीं, उदात्त भाव से स्वीकार कर लिया। और ये यही औदात्य है कि जिन शब्दों का मैं पीछे भी कुछ लोगों ने उदाहरण दिया कि ये शब्द यहाँ से आया, वो शब्द वहां से आया, एक बड़ी फहरिस्त है इसकी, बड़ी सूची है इसकी। हिंदी के भविष्य के बारे में मनोज शर्मा जी ने पूछा है। देखिए बहुत अच्छा भविष्य है। हमने एक लंबी यात्रा तय की है और हम बहुत लंबी यात्रा तय करेंगे। हिंदी एक चिरंजीवी भाषा है, उसका अंत नहीं होगा, उसका अंत नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। कह रहे हैं कि हिंदी अधिक उदार हुई तो क्या अस्तित्व संकट में नहीं उतरेगा? क्यों अस्तित्व संकट में उतरेगा? आपको यदि लगता है कि बहुत सारी दूसरी भाषाओं से शब्द ले लेगी हिंदी तो अस्तित्व संकट में पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अपने भी शब्दकोश तो है ही ना, हमारे पास 4 लाख से अधिक जो शब्द संपदा है वो कहीं खोने वाली नहीं है। समय समय पर उसका भी उपयोग होगा, समय समय पर वो चीजें भी हमारे बीच आएंगी। मैं आपको कुछ और पारिभाषिक शब्दों की का इशारा करूं कि कैसे कुछ शब्द आते हैं कि जैसे कि पंफलेट शब्द है, तो पंफलेट कहते हुए भी समझ में आ जाता है। उसके लिए अगर आप कहें कि पुस्तिका, तो शायद वो ठीक ठीक वही अर्थ नहीं देगा जो पंफलेट अर्थ दे देता है, लेकिन हिंदी जब भी हम उसका करते हैं तो हम उसकी पुस्तिका बना देते हैं। जैसे पैनल शब्द आता है तो उसका हिंदी बनाएंगे नामिका। इस तरह के जो तमाम शब्द आएंगे, ओरल अक्सर लोग अब बोल देते हैं, मौखिक बोलने की जगह पर बहुत सारे लोग अब इसको इस रूप में बोल देते हैं। इसी तरह से आप देखें कई शब्द
रिकॉर्ड सब बार बार लोग बोलते हैं कि रिकॉर्ड में देख लीजिए, रिकॉर्ड में देख। अब इसके लिए अभिलेख शब्द कितने लोग प्रयोग करते हैं आज। रिकॉर्ड स्वीकार हो गया है शब्द, अब हमारे वहां आ गया है ये सब। और ये किसी मतलब ऐसे लोगों के द्वारा नहीं आया है जो बार बार कहते हैं कि ये नई पुरानी हिंदी का मामला नहीं है, ये भाषा का निरंतर चलने वाला परिवर्तनशील रूप है। कम से कम हिंदी के एक विद्यार्थी के रूप में मैं तो यही स्वीकार करता हूँ। इसमें नए पुराने का मामला नहीं है। ये 10 साल बाद ये पुराना पड़ जाएगा, नया तो क्या हम इस तरह से नया नया करते रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। रिसर्च, अनुसंधान भी उसके लिए चलता है, शोध भी चलता है और रिसर्च भी चलता है। रिसर्च भी अब लोगों की समझ में आ जाने वाला शब्द है। जिनकी समझ में रिसर्च शब्द नहीं आता, उनकी समझ में अनुसंधान भी नहीं आएगा, ये तय है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं। रिव्यू, आजकल देखिए सामान्य लोग कहेंगे कि एक रिव्यू कमेटी बैठ गई है, एक रिव्यू पुस्तक समीक्षा के लिए भी रिव्यू शब्द चलता ही है। तो ये सारी चीज, रिटायरमेंट शब्द कितनी आसानी से सहज, कितने लोग कहते हैं कि अब मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, लोग कहते हैं रिटायर हो रहा हूँ। तो ये सारे सारे शब्द, ये इस तरह की चीजें किस तरह से हमारी रक्त मज्जा में घुल गई हैं। और जो चीजें रक्त मज्जा में घुल जाती हैं, उनको मुझे लगता है कि शायद बहुत जबरन अलगाने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि संकट पैदा होता है, दिक्कतें निकल करके आ जाती हैं। आजकल दुकानों के नाम फेयर प्राइस मिलता है। हाँ, अब वहां उचित मूल्य, पहले लिखते थे लोग ना, यहाँ सामान उचित मूल्य पर मिलते हैं, अब लोग लिखते हैं कि यहाँ फेयर प्राइस है। इस तरह का भी देवनागरी लिपि में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। लोग इसको समझ लेते हैं, धीरे धीरे समझने लगेंगे। मूल चीज भाषा के साथ यही है। लेकिन एक अच्छी बात यह हो, जो मैं निवेदन कर रहा था, कि हमारे पास जो 4 लाख से अधिक शब्दावली है हिंदी की पहले से बनी हुई, हमें उसके भी आचरण पर ध्यान देना चाहिए कि हम उसका व्यवहार भी करते रहें। क्योंकि अगर हम वो व्यवहार नहीं करेंगे तो भी एक तरह का अन्याय होगा हिंदी के साथ। नए शब्द आए स्वीकार करें, लेकिन पुराने का साथ न छोड़ें। नए का हम घर में स्वागत करते हैं तो बुजुर्गों का भी तो सम्मान करते हैं। तो एक हमें शब्द संपदा का विस्तार करना चाहिए, लेकिन पुरानी शब्द संपदा पर हमें धूल नहीं डालनी चाहिए। अगर धूल जम भी गई है तो हमें उस पर हाथ मारना चाहिए, उसकी सफाई करनी चाहिए, धूल हटा देनी चाहिए वहां पर। एक सवाल आया है संतोष उपाध्याय जी का, कि हिंदी 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के रूप में उभर कर आई, क्या इस कारण हमारे देश में हिंदी को भाषा के रूप में पढ़ाना पड़ता है, जबकि विदेशों की अपनी भाषा ही न केवल मातृभाषा के रूप में होती है बल्कि अकादमिक भाषा के रूप में भी उसी रूप में रहती है। ऐसा नहीं है संतोष जी। ये कुछ जगहों के लिए तो सही हो सकता है कि उनकी मातृभाषा ही जो है वो उनकी जो है राष्ट्र की भाषा है। यूरोप में भी एक देश के भीतर भी कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाओं के डायलेक्ट्स भी हैं वहां पर, अलग अलग रूप में चीजें हैं वहां पर। तो इसलिए यह मान लेना कि वहां पर मातृभाषा और राज्य की भाषा एक है, ये ठीक नहीं है। देखिए भारत एक सांस्कृतिक विविधता का देश है। इसको दो तरह से कहने वाले, भारत में सांस्कृतिक विविधता को दो तरह से देखने वाले लोग हैं। एक दृष्टि यह मानती है कि एक ही स्रोत से निकले हुए सब लोग हैं, यानी कि संस्कृति एक ही है, ये उसकी अलग अलग धाराएं निकली। कुछ लोग कहते हैं कि सांस्कृतिक विविधता, आप जिस भी रूप में इसको ग्रहण करें, मूल चीज यह है कि जब सांस्कृतिक विविधता है, भाषिक विविधता है, यानी कि सिर्फ हिंदी का मामला नहीं है ना। यानी कि आपकी मातृभाषा भोजपुरी है तो किसी की मलयालम है, किसी की तमिल है, किसी की तेलुगु है, किसी की कन्नड़ है, किसी की मैथिली है, किसी की बज्जिका है, किसी की मगही है, किसी की मारवाड़ी है, तमाम तरह की, किसी की बुंदेली है। तो भारत जैसे देश में जो सांस्कृतिक मतलब विपुल रूप से सांस्कृतिक संपन्नता का देश है भाषा के रूप में भी, वहां
किसी एक मातृभाषा के साथ तो नहीं जा सकते थे, और 19वीं शताब्दी में बनने के नाते इसको बनाया गया, ये ठीक ठीक तो नहीं, लेकिन एक बड़ा कारण जरूर है कि स्वाधीनता आंदोलन की भाषा हिंदी थी। सेतु की भाषा, स्वाधीनता आंदोलन में, पूरे स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी ने संपर्क भाषा का काम किया था। प्रसंगवश आप में से अधिकांश लोग इस बात को जानते होंगे कि स्वाधीनता आंदोलन के दौर में, आजादी की लड़ाई के दौर में, राष्ट्रभाषा जिन लोगों ने हिंदी को कहा, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी मातृभाषा हिंदी हो, या हिंदी प्रदेशों की कोई मातृभाषा वो बोलने वाला व्यक्ति हो। उसमें महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, महात्मा गांधी थे, उसमें राजगोपालाचारी थी, तमाम लोग थे, जिनमें दयानंद सरस्वती जी थी। ये तमाम लोग थे जिन्होंने स्वीकार किया कि हिंदी ही आजादी की लड़ाई की संपर्क भाषा बन सकती है, और उन्हीं लोगों ने इसको राष्ट्रभाषा भी कहा, स्वीकार किया। बाद में जब आजादी मिली तो इसको राजभाषा शब्द दिया गया। संविधान में राष्ट्रभाषा जैसा कोई शब्द नहीं है, वहां राजभाषा पद का प्रयोग किया गया है। तो तो यह एक कारण तो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का, कि इसने जो स्वाधीनता मिली हमें, जो मुक्ति मिली हमें औपनिवेशिक सत्ता से, सैकड़ों साल की गुलामी से, उस गुलामी से मुक्ति की लड़ाई की भाषा हिंदी थी। इसलिए महात्मा गांधी को और उस दौर के सभी महापुरुषों को ये लगा कि हिंदी को ही इस मुल्क की भाषा बनने का अधिकार है, और वो बनना चाहिए, और बनी। लेकिन आप सब इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार राजनीति हो गई, और फिर किस प्रकार ये हुआ कि 15 वर्ष बाद फिर इसकी समीक्षा होगी, और किस प्रकार अंग्रेजी, जो कि राजभाषा नंबर 2 है, वह कामकाज में 1 नंबर की भाषा है, बनी हुई है। तो स्वाधीनता आंदोलन के कारण तो ये मैं मानता हूं कि राजभाषा बनी हिंदी, और उसको प्रमुखता भी हासिल हुई। तो ये एक चीज तो उसमें है। तो मुझे लगता है कि एक और सवाल आया है हेमा कौशिक जी का कि नमस्कार, हिंदी पाठकों की घटती संख्या के कारण क्या है? देखिए, इसका कारण तो हम ही और आप हैं। हम अपने ही परिवार में हिंदी पढ़ने के प्रति कितनी रुचि जगा पाते हैं। मैं कह रहा था कि 70 और 80 के दशक में जो थोड़े पढ़े लिखे परिवार थे, वो कम से कम एक पत्रिका तो अपने परिवार के लिए महीने में, हफ्ते में मंगवाते ही मंगवाते थे। वो धर्मयुग मंगवाए, साप्ताहिक हिंदुस्तान मंगवाए, दिनमान मंगवाए, रविवार मंगवाए, माया मंगवाए, हिंदी मंगवाते थे, और परिवार के लोग पढ़ते थे। उसमें धारावाहिक उपन्यास, कहानियां, निबंध, कविताएं जो भी छपती थी, पढ़ते थे। धीरे धीरे क्या हुआ है कि हमने अब जो गजट्स मतलब आने लगे हैं, हम लोग उन पर ज्यादा फोकस करने लगे हैं। सारी चीजें गजट्स में भी अब ई बुक्स का फॉर्म आ गया है, लेकिन अभी उसके प्रति भी ललक हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। एक कारण और भी हुआ कि अब जो पढ़ने पढ़ाने की विद्यालयों की संस्कृति आई है, उसमें बच्चा जो पढ़ने जाता है वो क्या पढ़ता है? वह, पहले लोग पढ़ने जाते थे तो हिंदी के बीच अंग्रेजी पढ़ते थे, यानी वो इतिहास भी हिंदी में पढ़ते थे, भूगोल भी हिंदी में पढ़ते थे, सारे विज्ञान भी हिंदी में पढ़ते थे, हिंदी हिंदी एक अंग्रेजी पढ़ते थे। अब सब कुछ वो अंग्रेजी में पढ़ते हैं, एक बीच में हिंदी भी, यानी कि अंग्रेजी के बीच में अब एक भाषा हिंदी पढ़ते हैं। उसके प्रति ललक नहीं पैदा हो पाती, 100 में किसी किसी बच्चे में ललक पैदा हो पाती है। दूसरा कि जितना होमवर्क पढ़ने पढ़ाने का की पद्धति में भी कहीं ना कहीं दोष आया है कि हम नहीं दे पाते। इधर बहुत तेजी से बाल साहित्य भी नहीं लिखा गया, हिंदी में लिखा गया एक दौर में, पत्रिकाएं बहुत अच्छी निकली, सरकारी योजनाओं में भी निकलती थी, लेकिन बाद में नहीं निकल पाई। एक कारण वो भी हुआ कि उपलब्ध अंग्रेजी में जबकि विपुल मात्रा में है वो चीजें, और हम वो अपने बच्चों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो जो बच्चा अपने किशोर वय में, अपने बालपन में जो बच्चा हिंदी पढ़ने के प्रति आकर्षित नहीं होगा, भले ही वो फिक्शन का ही मामला क्यों ना हो, कहानी उपन्यास का मामला क्यों ना हो, तो वो बाद में कैसे पढ़ेगा, एक बड़ा सवाल है। तो हमें लोगों को कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए। अपने घरों में हमें पढ़ने की संस्कृति विकसित करनी चाहिए, और उसमें
हिंदी साहित्य, हिंदी में लिखी गई चीजें पढ़ने की भी संस्कृति विकसित करनी, यानी हिंदी में विज्ञान पढ़िए, नहीं सिर्फ कथा की बात नहीं कर रहा, कथेतर की बात, इतिहास पढ़िए। तो हम पढ़ने की संस्कृति अपने परिवारों में हमें विकसित करनी होगी। अब विद्यालयों में तो यह संभव नहीं रहा, बदल गई है दुनिया, चीजें बदल दी हैं और हम सब इसके दोषी हैं, हम ही लोगों ने ये दुनिया बदली है। हमारे बच्चे को अंग्रेजी बोलने आया कि नहीं आया, वो कितना अच्छा अंग्रेजी बोल लेता है या बोल लेती है, ये सब चीजें हम लोग कहीं ना कहीं करते रहे, तो ये सब चीजें आई। खेमकरण सोमन का प्रश्न है, प्रिय सर, हिंदी अपने शब्द भंडार में निरंतर बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन आजकल व्हाट्सएप पर अन्य भाषाओं के शब्दों का विरोध तो नहीं, लेकिन उर्दू फारसी के शब्दों के विरोध संबंधी पोस्ट पर। देखिए क्या है कि यह तो अपना सांस्कृतिक बोध है कि कैसे आप इससे निपटेंगे, कोई अलग से इसकी योजना नहीं हो सकती है, ये आप तय करेंगे कि किसी भी प्रकार की नफरत का जवाब आप कैसे दें। नफरत का जवाब तो देना ही होगा। और हिंदी को अगर जाहिर है कि लगातार हमें समृद्ध करना है, तो हमें किसी भी प्रकार की घृणा के साथ नहीं जाना चाहिए, बचना चाहिए। अनिल गुप्ता जी कह रहे हैं, सर हमारी भाषा में क्षेत्रीय भाषा का अधिक प्रभाव है, ऐसे में व्याकरणिक त्रुटि हिंदी के साथ होती है, इसको हम कैसे सुधारें? देखिए, इसे तो आप धीरे धीरे लिख पढ़ के ही सुधार सकते हैं, ये होता है। आप देखेंगे कि जब भी किसी क्षेत्र विशेष से लोग आते हैं, तो उनके उच्चारण में भी ये दोष दिखाई देता है। जैसे जितनी बोलियां हैं उनमें किसी किसी में हो तो नहीं, लेकिन अधिकांश में तालव्य श और मूर्धन्य श है ही नहीं। जब तालव्य श और मूर्धन्य स नहीं है, सिर्फ स है, तो कई बार क्या होता है कि मतलब ऐसे लोग आते हैं जो हिंदी के तीन जो स श श का है, इनका उच्चारण नहीं कर पाते, बोलने में गलतियां करते हैं और एक वो दोष रह जाता है। इसी प्रकार जेंडर को लेकर के, लिंग भाषा में जो जेंडर का प्रयोग है, लिंग का प्रयोग है, उसमें भी गलतियां करते हैं, लेकिन यह निरंतर अभ्यास से ही इसका सुधार हो। व्याकरण की किताब पढ़ करके तो आप एक बार दिमाग में रखाएंगे, लेकिन व्यवहार ही इसको दूर करेगा। निरंतर व्यवहार, बोलने और लिखने में सचेत रह करके ही हम इसको दूर कर सकते हैं, तभी बात बनेगी। और प्रवीण कुमार जी का, युवा जो हिंदी में लेखन कार्य करना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? खूब लिखिए, लगातार लिखिए, ऐसा लिखिए जो सिर्फ लोक रुचि का अनुसरण करके न लिखा गया हो। ऐसा लिखिए जिसमें लोक रुचि तो है हो, लेकिन जो लोक रुचि का परिष्कार भी करे। ऐसा न हो कि क्या होता है कि लोक रुचि में कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको परिष्कार की आवश्यकता होती है, विरेचन की। कैथारसिस आयुर्वेद का शब्द है जिसे हमने अकादमिक दुनिया में सौंदर्य शास्त्र में ग्रहण किया है। तो कैथारसिस की जरूरत होती है, विरेचन की जरूरत होती है। तो ऐसा लिखें जो लोगों को अच्छा लगे, लेकिन सिर्फ इसलिए न लिखें कि यह लोगों को अच्छा लगेगा, बल्कि कुछ ऐसी उसमें चीजें भी डालें कि जो कुछ ऐसी वृत्तियां हैं जिनका शमन जरूरी है, वह भी साथ साथ हो। खूब लिखें, लेकिन लिखने से पहले पढ़ें। आप जितना अधिक पढ़ेंगे, आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या लिखा जा चुका है, कितने बेहतर ढंग से लिखा जा चुका है, कितने सुंदर ढंग से लिखा जा चुका है, ताकि आप कोई गलती नहीं करेंगे, कोई दोहराव नहीं करेंगे। तो यह एक बड़ा मसला है जिसे देखना चाहिए और समझना चाहिए। तो ये चल रहा है। और पम्मी कुमारी जी का है कि सर, त्रिभाषा सूत्र को किस रूप में मानना श्रेयस्कर है? महज एक रणनीति या राष्ट्रीय भाषा नीति? निश्चित रूप से राष्ट्रीय भाषा नीति के रूप में इसको स्वीकार करना चाहिए। त्रिभाषा नीति अनिवार्य रूप से स्वीकार कर ली जानी चाहिए। बड़ी संपन्नता आएगी व्यक्ति में भी और राष्ट्र में भी। हम सोचिए ना कि एक हिंदी भाषी व्यक्ति अगर दक्षिण की एक भाषा भी जानता है, कितनी अच्छी बात। दक्षिण का एक व्यक्ति आता है और वो हिंदी में कोई अजनबीपन नहीं पाता है और बोलता है, कितना
कितना सुखद होगा। मतलब सारे विवाद मिट जाएंगे और मतलब एक ललक बढ़ जाएगी। जैसे ही आपकी भाषा फार्मूला में एक भाषा और सीख लेंगे ना, तो एक शायद ललक बढ़ जाए। सारे लोग भले ही ना सीखे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो और भी भाषाएं सीख लेंगे। तो निश्चित तौर पर इसे राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और इससे हमारा परस्पर प्रेम भी बढ़ेगा, जो भाषाओं के बीच का प्रेम है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने खूब लंबी बातचीत की और अमरेंद्र पांडे जी का भी एक प्रश्न आ गया है कि हिंदी बाजारवाद के कारण आज व्याकरणिक शिविर से बाहर आया है, यह हिंदी के स्वरूप को कहाँ ले जाकर खड़ा करेगा। देखिए, मैंने पहले भी बात की अमरेंद्र जी इन बातों को पर, इन प्रश्नों पर। देखिए क्या है कि बाजार ने हिंदी पर कोई कृपा नहीं की है। हिंदी बाजार की व्यवस्था है, मजबूरी है। अगर बाजार को भारत में अपने पंख पसारने हैं तो हिंदी के बिना यह नहीं होगा। निश्चित तौर पर बाजार उस भाषा का अनुसरण अधिक करती है जो लोक में बोला जाता है, वह व्याकरण की ओर नहीं जाती है। लेकिन हमें जितनी दूर तक संभव हो व्याकरण का सम्मान करना चाहिए। व्याकरण का सम्मान करेंगे आप तो कोई दोष नहीं आएगा। देखिए ना, हिंदी ने अपने भीतर एक और विकास किया है। पहले सवाल बनते थे या लिखे जाते थे तो होते थे कि आप इस प्रश्न, मतलब कहेंगे ना कि मान लीजिए कि मैं हिंदी का ही एक सवाल पूछूं कि कोई भी मान लीजिए कि गोदान है या गबन है या निराला है, कोई भी तो आता था, इससे आप क्या समझते हैं। धीरे धीरे लगा कि अंग्रेजी में तो ये दिक्कत नहीं है, वहाँ जो है ही शी का मामला चल जाएगा। लेकिन हिंदी में लोगों ने अब किया है क्या समझते हैं आबलिक समझती हैं, या क्या समझती हैं आबलिक समझते हैं। तो एक तरह का यह भी एक विकास हुआ है हिंदी में। इस ओर भी ध्यान जाना चाहिए कि लगा कि भाषा का जो जेंडर है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ जो है वो मैस्कुलिन में है, मतलब सिर्फ वो जो बात कर रहा है वो सिर्फ पुरुषों की बात कर रहा है, स्त्रियों की बात भी नहीं आ रही है। तो यह भी आया है। तो बदलाव सकारात्मक हैं तो उनके साथ हमें जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि लोक रुचि के साथ जाइए, लेकिन लोक रुचि में बह मत जाइए। लोक रुचि का परिष्कार भी उन लोगों की जिम्मेदारी है जो लोग अगली कतार में आ गए हैं। राष्ट्र ने उनको ये मौका दिया है, समाज ने उनको ये मौका दिया है कि वो अगली कतार में आ गए हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि लोक रुचि का परिष्कार करें। उसमें यह भी है कि व्याकरण का भी निर्वाह किया जाए, उससे भाषा का गठन बना रहता है। देखिए, व्याकरण से भाषा का गठन बना। देखिए ना, जो लोग कसरत करते हैं, जो लोग सुबह टहलते हैं, योग करते हैं, तो शारीरिक सौष्ठव बना रहता है। शरीर जो देह का गठन है, देह चुस्त दुरुस्त, वैसे ही व्याकरण जो है वह भाषा के लिए योग की तरह है। वह उसके गठन को सुनिश्चित करती है, उसके गठन को बनाए रखती है। तो जहां जहां व्याकरण में ढील लगते हैं, तो जैसे शरीर में यहाँ थोड़ा सा चर्बी बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई, उसी तरह की चीज भाषा के साथ भी हो जाती है। तो व्याकरण का साथ तो हमें बना कर रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। वो हमें लगता है कि बहुत सारे सवाल आ गए और हम लोगों ने इन सवालों पर काफी चर्चा भी कर ली। और अब फिर कभी किसी लाइव सेशन में हम लोग और बातचीत करेंगे। मैं बहुत आभारी हूँ राजपाल एंड सन्स का, आदरणीय आदरणीय मीरा जौहरी जी का, प्रणव जी का, राजपाल के जो भी लोग कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो पूरा परिवार उनका, और मित्रों, शुभचिंतकों, श्रोताओं, दर्शकों, आप सबका जो इतनी देर से भाषा जैसे मुद्दे पर मेरी बातचीत को सुन रहे हैं और मुझे संवाद का अवसर दे रहे हैं। मैं बराबर मानता हूं कि मेरी इस बातचीत से आप में कितना जुड़ा नहीं जानता, लेकिन ये बातचीत आपसे करके मैं संपन्न हुआ हूं। इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।